सोडियम क्लोराइड सॉलिड पानी में डाल दे तो ये आयोनाइज हुआ सोडियम आयन में, क्लोराइड आयन में, और इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है, मींस ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसी सॉल्यूशन से अगर मैं एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट पास करूं, अनदर इलेक्ट्रोलाइट HCl, एक और इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये भी पानी में आयोनाइज होता है, आयंस में बढ़ जाता है। अगर मैं HCl गैस को पानी में इसी सॉल्यूशन से पास करूं तो ये आयोनाइज होगा H+ में, Cl- में। ये आप देखें, इस सॉल्यूशन के अंदर एक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। किसकी? इस क्लोराइड की, क्योंकि इस सोडियम क्लोराइड में और HCl में एक आयन कॉमन है। कौन सा है? क्लोराइड। जब सॉल्यूशन में क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ली शाटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कल के टॉपिक में हमने ली शाटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। ली शाटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये इक्विलिब्रियम लर्ज उठेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो कौन सा रिएक्शन होता है? बैकवर्ड रिएक्शन। ये वाला बैकवर्ड या ये वाला? ये ऊपर वाला जो पहले से इक्विलिब्रियम में है। यूं आयोनाइज सोडियम क्लोराइड जो पहले सोडियम और क्लोराइड आयन में बढ़ चुका था, ये फिर से कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो HCl डालने से इस सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन में कमी आ गई। इस अमल को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। What is common ion effect? Decrease in the ionization of one electrolyte. एक इलेक्ट्रोलाइट जो पहले ज्यादा आयोनाइज हुआ था, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उसकी आयोनाइजेशन कम होगी। लेकिन ये तब होगा जब इन दो इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कॉमन होगा। कौन सा आयन? वो कॉमन आयन ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। सो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट जब एक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन में कमी आ जाए दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, तब जब इन दोनों में एक आयन कॉमन हो। कॉमन आयन इफेक्ट को हम ली शाटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी आयोनाइजेशन में कमी क्यों आती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट पहले से आयोनाइज है, ये मैंने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो जब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा पहले से मौजूद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल इसी तरह देखो, अगर मेरे पास H2S हो, एक वीक एसिड है H2S, या मेरे पास एसिटिक एसिड हो, ये भी एक वीक एसिड है। ये दोनों क्या हैं? वीक एसिड्स।
चलिए ये एसिटिक एसिड कॉमन है तो इसे कंसिडर करते हैं। ये एसिटिक एसिड पहले से एक सॉल्यूशन में मौजूद है। ये पार्शियली आयोनाइज है। पार्शियली मतलब अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो 10-15 मॉलिक्यूल आयोनाइज हैं, बाकी मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में हैं। ये एक वीक एसिड है। इसी सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्यूशन में सपोज पानी में मैंने ये एसिटिक एसिड डाला है तो ये आयोनाइज हुआ H+ में और एसीटेट आयन में। अब इसी सॉल्यूशन से अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डाल दूं इसी सॉल्यूशन या HNO3 डाल दूं या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं, कंसिडर HNO3। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आयोनाइज होगा H+ में और नाइट्रेट में NO3-। देखो इस सॉल्यूशन में मैंने HNO3 डाला, एसिटिक एसिड और HNO3 में एक आयन कॉमन है विच इज H+, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ली शार्टलियर प्रिंसिपल कहता है कि जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एसिटिक एसिड जो पहले ज्यादा आयोनाइज हुआ था HNO3 की वजह से इसकी आयोनाइजेशन कम हुई। अच्छा ये बात जहन में रखें कि ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता। ये क्यों जा रहा है, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये कि ये इक्विलिब्रियम में है नहीं, जबकि ये इक्विलिब्रियम में है, एक वजह है। दूसरी वजह ये कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कमजोर जो होगा वो पावरफुल के सामने बी की बिल्ली बन जाता है। वो ये एसिटिक एसिड HNO3 के सामने आयोनाइज होने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये HNO3 को जू ही देखेगा तो ये सुकड़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज नहीं हो सकता। जो बात मैंने वीक एसिड के लिए बताई बिल्कुल वही बात वीक बेस के लिए भी, एग्जैक्टली वही बात वीक बेस के लिए भी। जैसे कि फॉर वीक बेस कंसिडर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ये अमोनियम में और हाइड्रोक्सल आयन में यू चेंज होता है। ये मेरे पास सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब पानी में आएगा ये हमें अमोनियम देगा और साथ में हाइड्रोक्साइड देगा। अब इसी सॉल्यूशन में अगर हम अमोनियम क्लोराइड डाल दें NH4Cl, तो NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये पानी में आयोनाइज होगा। इट विल गिव अस अमोनियम आयन एंड क्लोराइड। देखो सॉल्यूशन में किस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई? अमोनियम की। तो ली शार्टलियर प्रिंसिपल कहता है
रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। जो पहले से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज है, अब ये अनआयोनाइज हो जाएगा। यूं इसकी आयोनाइजेशन में कमी आ गई। किस वजह से? इस दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इसमें और इसमें एक आयन कॉमन है। इस फिनोमेना को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? जब एक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन कम हो जाए। किस वजह से? दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। कब होगा? तब होगा जब इन दो इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कॉमन होगा। कौन सा आयन? पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन। ली शाटलियर प्रिंसिपल से हम कॉमन आयन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, वहां कहते हो इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, डायनामिक है। केमिस्ट्री में कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। और ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसकी दो किस्में हैं। एक को कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही सिंगल फेज में हो, सारे के सारे गैसेस हो, जैसे कि N2 प्लस O2 गिव 2NO, सारे के सारे गैसेस हो या लिक्विड्स हो। जैसे कि एसिटिक एसिड ये लिक्विड है, अल्कोहल ये भी लिक्विड है, ये मिलके बनाते हैं एस्टर, ये एस्टर भी लिक्विड है। और वाटर, ये वाटर भी लिक्विड है। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंगल फेज में है। यहां गैसेस हैं, यहां सारे लिक्विड्स हैं। ऐसे इक्विलिब्रिया को कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। और इसके लिए हम केसी वैल्यू कैसे लिखते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए भी केसी बिल्कुल इसी तरह, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एस्टर और वाटर डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, व्हाट ये तो था होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें एक से ज्यादा फेजेस मौजूद हो। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक से ज्यादा फेजेस मौजूद हैं, सॉलिड है और गैस है।
ये देखें, फास्फोरस सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस गिव PCl3 लिक्विड। इस इक्विलिब्रियम को भी हम कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। वाई? बिकॉज इसमें एक से ज्यादा फेजेस इन्वॉल्व हैं, और इसके लिए Kc की वैल्यू लिखते वक्त आप एहतियात करोगे। मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए जब आप Kc की वैल्यू लिखोगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और नॉन आयोनाइजिंग लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो आयोनाइज नहीं होते, उनका पहचान क्या है? उनके साथ इल लिखा होगा। जिस लिक्विड के साथ इल लिखा है समझो ये नॉन आयोनाइजिंग है, और जो आयोनाइजिंग होगा उसके साथ एक्वस लिखा होगा। एक्वस तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग लिक्विड, इसे आप Kc वाले इक्वेशन में नहीं लिखोगे, इसे यूनिटी कंसिडर किया जाता है, यानी 1 मोल पर लीटर। अब मैंने इस ऊपर वाले रिएक्शन के लिए Kc वैल्यू लिखनी है, तो Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। चेक करो, प्रोडक्ट ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है ना, और ये सॉलिड, तो सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी कंसिडर किया जाता है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भी सॉलिड है, इसका मोलर कंसंट्रेशन भी यूनिटी यानी 1 मोल पर लीटर कंसिडर किया जाता है। यूं इस रिएक्शन की Kc वैल्यू इक्वल हो गई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? PCl3 लिक्विड है, ये हम यूनिटी कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसे इग्नोर करें, सिर्फ ये लिखे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए Kc की वैल्यू लिखते वक्त आपने ये एहतियात करनी है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और नॉन आयोनाइजिंग लिक्विड को नहीं लिखना है, सिर्फ 2 चीजें लिखनी है, वन इज गैस एंड अदर इज आयोनाइजिंग लिक्विड। आयोनाइजिंग लिक्विड का पता कैसे चलेगा कि ये लिक्विड आयोनाइजिंग है? जिस लिक्विड के साथ एक्वस लिखा होगा समझो ये आयोनाइजिंग है, वो आपने लिखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के MCQ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ Kc the reaction goes to completion in forward direction। तो ये मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बताया था कि Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, तेजी से जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि कौन सी Kc वैल्यू ज्यादा है, ये है ऑप्शन B 10 पावर 30। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, an appreciable amount of reactant and product is present in a reaction if its equilibrium
कांस्टेंट वैल्यू इज, एक रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम की हालत में हो और हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अच्छी खासी मिकदार मौजूद हो। एप्रिशिएबल अमाउंट मींस अच्छी खासी मिकदार, यानी जितना ये है तकरीबन उतना ये भी है। ऐसी सूरत में केसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? तकरीबन 1, यानी न तो ये बहुत ज्यादा है न बहुत कम है। तो इन appreciable amount of reactant and product will be present when Kc is neither too large nor too small. Option D, consider the reaction. रिएक्शन दिया गया है N2 plus 3H2 give 2NH3। इस रिएक्शन का ऑप्टिमम टेम्परेचर N2 plus 3H2 give 2NH3। ऑप्टिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन मैक्सिमम हो। हेबर्स प्रोसेस के लिए ये 400 से ज्यादा और 500 से कम होता है, यानी बिटवीन 400 एंड 500 होता है। अच्छा, ये कैसे मालूम करवाते हैं? ये हम रिएक्शन से मालूम नहीं कर सकते, ये हमें तब पता चलता है जब एक रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें। तो दिस इज बिटवीन 400 एंड 500 और ये है ऑप्शन बी 450 डिग्री सेंटीग्रेड। In the production of SO3 from SO2 and oxygen, the yield of SO3 is increased by, देखो इस रिएक्शन की बात हो रही है, हम इसकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तब बढ़ा सकते हैं अगर हम ईयर से ऑक्सीजन ऐड करें। हम इसकी क्वांटिटी यानी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कैसे लेके जाएंगे? तब जब हम ईयर से ऑक्सीजन ऐड करेंगे या ये दूसरा रिएक्टेंट ऐड करेंगे या इस SO3 को निकालेंगे। आपके पास ये 3 तरीके हैं, ईयर से ऑक्सीजन ऐड करें या SO2 ऐड करें या SO3 को बाहर करवाएं। Increase in temperature, adding more SO2, ये अगर इसकी जगह पे ये होता तो भी सही। Le Chatelier principle applies to, Le Chatelier principle फिजिकल और केमिकल दोनों सिस्टम के ऊपर अप्लाई है। ऑप्शन डी, द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर this particular reaction, PCl5 give PCl3 plus Cl2, तो Kc is equal to molar concentration of product divided by reactant। इसके जो यूनिट्स हैं वो वही होंगे जो कंसंट्रेशन वाली यूनिट्स हैं। Power delta N. What is this delta N? Moles of product minus moles of reactant। और कंसंट्रेशन की यूनिट्स कौन से हैं? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर।
डेल्टा एन प्रोडक्ट के मोल है 2, जबकि रिएक्टेंट का मोल है 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो वैल्यू कितनी आ गई, मोल्स पर लीटर पावर 1। सो इस रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट्स ये होंगे। ऑप्शन डी, फॉरवर्ड रिएक्शन गोज virtually टू कंप्लीशन व्हेन केसी इज, एक रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में या एक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन तब कंप्लीट होगा अगर केसी की वैल्यू कितनी हो, मच ग्रेटर देन 1। जब केसी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो तो समझो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बाय हीटिंग। ऑप्शन सी, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, इस रिएक्शन की बात हो रही है, Cl2 गिव टू Cl, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है तो इसकी केसी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है तो इसकी जो केसी वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज केसी ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी लार्ज। ऑप्शन ए, हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन केसी इज इक्वल टू 1, जब केसी की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और MCQ नंबर 11 है, HCl when added to H2S solution, जब H2S solution में ये H2S का सॉल्यूशन हम HCl डाल दें तो ये जो पहले से आयोनाइज है इसकी आयोनाइजेशन कम हो जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। जब कम होगी ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। Suppress the ionization of H2S, option A. The value of Kp is greater than Kc when the difference of mole, अच्छा ये वो Kp Kc वाला रिलेशन, Kp will be greater than Kc कब? जब प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा हो, यानी जब डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव हो। What is this delta N? Moles of product minus moles of reactant when it is positive.